हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ। साथ ही साथ रोबोटिक गॉल ब्लैडर सर्जरीज भी हम करते हैं रेगुलरली। यदि आपको पित्त की थैली की पथरी की प्रॉब्लम है या पित्त की थैली की बीमारी है या फिर आपके सोनोग्राफी में पित्त की थैली की पथरी आई है, तो ये पित्त की थैली क्यों बनती है, ये पित्त की पथरी का क्या कारण है, इसके क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये पित्त की थैली की पथरी बढ़ती जाती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और ये बीमारी कुछ दशकों से ओवरऑल आम जनता पे अगर हम इसका प्रमाण देखें तो क्यों बढ़ रहा है। और अंत में हम बात करेंगे कि पित्त की पथरी के क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, उसमें क्या रहता है। अगर हम ये पित्त की थैली की पथरी को खोलते या पित्त की थैली का ऑपरेशन करके पथरी निकालते तो इसमें कौन से प्रकार के स्टोन्स रहते हैं, वो भी हम आपको लाइव बताने वाले वीडियो के अंत में। और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, इसके बारे में एक यूजफुल विश्लेषण आज हमारे वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्त की थैली की पथरी यानी गॉल स्टोन्स की बीमारी है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कोलेलिथियासिस हम बताते हैं, यदि ये प्रॉब्लम है तो आपको हमारे वीडियो से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे रेगुलर साइंटिफिक कंटेंट हम आपको एक पेशेंट जनता की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, गॉल स्टोन यानी पित्त की थैली की बीमारी ये कोई एक दिन में पथरी नहीं बनती है। ये लंबे समय से गॉल ब्लैडर की दीवार और गॉल ब्लैडर के अंदर जो पाचन तंत्र के जूसेस रहते हैं, जिसको बिलीरुबिन बोलते हैं, बाइल एसिड्स बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का जो तत्व रहते हैं जो एक्चुअली लीवर में बनते हैं लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली से उधर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो तत्व रहते हैं, इसका प्रमाण यानी इसका रेशियो जब चेंज होता है तो इसके कारण ये गॉल स्टोन्स बनते हैं। तो ये गॉल स्टोन्स बनने के कुछ फैक्टर्स रहते हैं। ये फैक्टर्स क्या क्या है? आमतौर पे इसका सबसे मेन फैक्टर उम्र है, यानी बढ़ती उम्र से हर दशकों में ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर हम आम जनता में प्रमाण की बात करें तो ऐसे अलग अलग रीजन में यानी अलग अलग जगह पे इसका प्रमाण अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल हम एवरेज की बात करें तो पुरुषों में लाइफ टाइम चांस 8% है कि आपको गॉल ब्लैडर की पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में यानी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम का प्रमाण ज़्यादा है, और तकरीबन 15 से 20% लोगों को लाइफ टाइम में महिलाओं में गॉल ब्लैडर पथरी का प्रमाण देखा जा सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर एज है, और उसके बाद मैंने बोला फीमेल जेंडर है। काफ़ी सारी बीमारियों के कारण गॉल स्टोन्स के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। इसमें आम बीमारी जो है वो डायबिटीज़ है। जब भी इंसान को डायबिटीज़ है तो उन मरीजों को जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी जब शुगर इंटेक या शुगर का जो डाइजेशन रहता है वो अगर इम्पेयर हो जाता है तो इसके कारण उनको भी ये गॉल स्टोन यानी पथरी का प्रमाण ज़्यादा देखा जाता है। कुछ मेडिसिन और ड्रग्स से भी पित्त की थैली की पथरी के प्रमाण बढ़ते हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और कुछ कैंसर के मेडिसिन्स, इससे भी पथरी का इंसिडेंस बढ़ सकता है। अल्कोहल इंटेक यानी दारू के व्यसन से भी गॉल स्टोन्स के प्रमाण बढ़ते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों में। लीवर सिरोसिस यानी आपका लीवर फेलियर में कोई कारण से, तो इन लोगों में भी गॉल स्टोन्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। मोटापा, जब भी एक्सेसिव फैट बॉडी में रहता है तो इन लोगों को गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाता है। या फिर आप रैपिड वेट लॉस कर रहे हो, क्रैश डाइट कर रहे हो, या फिर आप फास्ट कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लंबे समय तक उपवास करते हो, तो गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहती है, जो उसका सिकुड़ने का जो मैकेनिज्म है, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस गॉल ब्लैडर में से जो रहता है वो गॉल ब्लैडर पथरी सिकुड़ता है, और इस सिकुड़ने के कारण ये जूसेस आंत में आते हैं और आंत में ये डाइजेशन होता है। तो जब भी इंसान ज़्यादा लंबे समय तक उपवास करता है तो भी ये गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ अन्य बीमारी जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि लुकेमिया है, या फिर खून की कुछ ऐसी बीमारी है जिसको हम हीमोलाइटिक अनीमियाज बोलते हैं, जिसमें खून का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप डिस्ट्रक्शन होता रहता है, तो ऐसे हीमोलाइटिक अनीमियाज में भी वापस पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि पथरी का कंपोजिशन क्या है। ये पथरी अलग अलग कौन से प्रकार की रहती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पित्त की थैली का पथरी ऑपरेशन करके जब पूरा गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो ये जो पथरी है इसमें आम तरह के 3 प्रकार के स्टोन्स रहते हैं।
किडनी की पथरी के स्टोन्स का कंपोजिशन अलग रहता है और पित्त की थैली में जो यानी गॉल स्टोन्स रहता है इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के स्टोन्स रहते हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स रहते हैं, सेकंड पिगमेंट स्टोन्स रहते हैं और थर्ड मिक्स स्टोन्स रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ऐसे स्टोन्स रहते हैं जो जनरली येलो कलर के रहते हैं और जनरली 1 या 2 बड़ी साइज के स्टोन्स रहते हैं जो ब्राइट येलो कलर के दिखते हैं। इनको अगर हम पानी में डुबाते हैं तो जनरली ये फ्लोट होते हैं, डूबते नहीं हैं। ये स्टोन्स जो रहते हैं वो जनरली यंग एज में ज़्यादा देखा जाता है या फिर मिडल एज में ज़्यादा देखा जाता है। इसकी तुलना में जब हम पिगमेंट स्टोन्स की बात करें तो पिगमेंट स्टोन्स यानी डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन्स रहते हैं और अगर हम इसमें पानी में उसको डालते हैं तो बहुत बार नीचे बैठ जाता है क्योंकि ये थोड़े से कॉम्पैक्ट रहते हैं और थोड़े हार्ड रहते हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसके कारण ये फ्लोट नहीं होते बहुत बार। थर्ड कैटेगरी के जो स्टोन्स रहते हैं वो मिक्स स्टोन्स रहते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल भी है और पिगमेंट्स भी है और बाकी कैल्शियम कंपोजिशन, फॉस्फेट सॉल्ट्स, ये सब भी बहुत सारा चीज़ उसमें अलग अलग टाइप के कंपोजिशंस रहते हैं। तो मिक्स स्टोन्स की वैरायटी सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो ये मिक्स स्टोन्स भी अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स में देखे जाते हैं। बहुत बार किसी को एक ही बड़ा स्टोन रहता है, किसी को बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं। कभी कभी पित्त के थैली में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्टोन सरक जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं, पेन के रूप में, जॉन्डिस के रूप में, पीलिया के रूप में, बुखार के रूप में। तभी ऑपरेशन बहुत बार जल्दी या अर्जेंट ज़रूरी रहता है। तो क्या ऑपरेशन इसका एक इलाज है? क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? पित्त की पथरी की तकलीफ है, गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम है, कोलेलिथियासिस है, तो पहले तो कैसे पता चलेगा आपको गॉल स्टोन्स है कि नहीं? क्या ये लक्षण से ही पता चल जाएगा कि आपको गॉल स्टोन्स है? तो दोस्तों, जब भी गॉल स्टोन्स की बीमारी है, मुख्यतः काफ़ी सारे लोग को कोई लक्षण नहीं रहते, कोई सिम्टम्स नहीं रहते क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है तो दर्द नहीं है, सिर्फ स्टोन है। स्टोन एक जगह पे पड़ा है पित्त के थैली में, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई उधर सूजन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी कभार 15-20% लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है या स्टोन सरक जाता है तो पीलिया होता है, फीवर आता है, इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है। यदि आप स्क्रीनिंग सोनोग्राफी कराते हो, कोई तकलीफ है या नहीं है, अगर आप सोनोग्राफी करते हो तो सोनोग्राफी में बहुत कॉमनली या एक्यूरेटली आपको पता चल सकता है कि आपको पित्त की थैली में पथरी है कि नहीं। यदि पित्त की थैली में पथरी है तो हमारा एम है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स को निकाला जाए या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स कोई कॉमन बाइल यानी मेन पाइपलाइन में कोई अटका हुआ है तो उसको निकालने की हम कोशिश करते हैं, जो हमारा एम रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्जन आपको क्या लक्षण है और क्या तकलीफ है और आपका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से कुछ मरीज को हम एक गॉल ब्लैडर सर्जरी ऑफर करते हैं। सिर्फ सर्जरी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी यानी दूरबीन से या फिर रोबोट से, ये जो छोटे छोटे छेद से हम ऑपरेशन करते हैं जिसमें रिकवरी टाइम बहुत फास्ट रहता है। बहुत सारा मेडिकल साइंस इवोल्यूशन के कारण अलग अलग टेक्निक्स साइंटिस्ट रिसर्चर्स डेवलप कर रहे, कोशिश कर रहे। तो अर्ली स्टेज की गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बीमारी रहती है तो कुछ मेडिकेशंस आते हैं जिसको हम उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड बोलते हैं। वो आपके सर्जन या आपके डॉक्टर आपको आपके स्टोन्स कैसे, क्या साइज है, कौन से स्टेज में आपकी बीमारी है, वो हिसाब से आपको देख के बताएंगे कि क्या आपको मेडिकल थेरेपी से फ़ायदा मिल सकता है कि नहीं। अक्सर मेडिकल थेरेपी से फ़ायदा अगर मिलता भी है तो भी बहुत बार कुछ समय के बाद वापस स्टोन्स बन जाते हैं। ऐसे ही इस प्रकार से कुछ ESWL, शॉकवेव लिथोट्रिप्सी या फिर सोनोग्राफी की मदद से उस स्टोन्स को ब्रेक करना साउंड वेव्स से, ये भी कुछ थेरेपीज कोशिश में जारी है, ट्रायल्स चालू है, लेकिन इसमें रिकरेंस यानी वापस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी हम डेफिनेटिव या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करते हैं गॉल ब्लैडर बीमारी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में, तब जनरली अक्सर हम गॉल स्टोन रिमूवल सर्जरी विद गॉल ब्लैडर यानी पूरा पित्त का थैली निकालते, सिर्फ स्टोन्स नहीं निकालते, क्योंकि एक बार स्टोन्स बन जाता है तो पित्त का थैली अक्सर बराबर काम नहीं करता है और रिकरेंस रेट भी ज़्यादा है। जब भी ये ऑर्गन यानी ये अवयव काम नहीं कर रहा है उसको शरीर में रख के बहुत बार फ़ायदा नहीं रहता है। इसके लिए जब भी हम पित्त की थैली की सर्जरी की बात करते हैं या स्टोन्स की बात करते हैं तब पथरी सिर्फ नहीं निकालते, पित्त का थैली अक्सर हम पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो मैंने आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर कैसा दिखता है, गॉल ब्लैडर खोलते हैं तो कैसे स्टोन्स रहते हैं और ये विजुअली रियल लाइफ में कैसा दिखता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दी है, इसे क्लिक कीजिए। ये वीडियो पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली कि रियल लाइफ में गॉल ब्लैडर कैसा दिखता है, पित्त की थैली कैसे दिखती है, स्टोन्स कैसे रहते हैं
और इसकी दीवार कैसे रहती है, और इसको फिर हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। तो ये जो हमने अभी जस्ट सर्जरी कंप्लीट की है उसका हमने वीडियो आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर और उसके साथ जो बीमारी है जिसको हम गॉल स्टोन्स, कोलेलिथियासिस या पित्त की थैली की पथरी की जो बात कर रहे थे, इसके बारे में हमने एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको गॉल स्टोन्स की बीमारी है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि आपको कौन से प्रकार के स्टोन्स आपके सोनोग्राफी में मिले हैं और आप क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए।